हेलो बच्चों, तो आज हम ड्यूअल नेचर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। एकदम ध्यान से समझना उस वीडियो को, जहां पर एंड किया था उसके आगे हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसका नाम है दक्षता। हम फोटोन के बारे में पढ़ रहे थे, भूलना नहीं है। फोटोन के बारे में पढ़ा था, फोटोन की ऊर्जा पढ़ा था, फोटोन की तीव्रता पढ़ा था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। फोटोनों की संख्या पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला, हिंदी मीडियम वालों ध्यान से समझो। दक्षता, दक्षता जो टॉपिक है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। दक्षता का मतलब क्या होता है एक बार समझते हैं। सपोज आपने 4 घंटे पढ़ाई की, सुबह बैठे 4 घंटे तक आपने पढ़ा, लेकिन इस 4 घंटे में हो सकता है आप बीच में घूमने चले गए, बीच में थोड़ा मोबाइल चलाया, वॉशरूम गए, पानी वानी पीने गए, तो हो सकता है कि 4 घंटे आपने बोल तो रहे 4 घंटे पढ़ा, लेकिन वास्तविक में आप 4 घंटे नहीं पढ़े, आप सिर्फ 2 घंटे पढ़े हो। वो 4 घंटे में 2 घंटे आपने वेस्ट भी किया है। तो 4 घंटे आपको लगता है कि आपने पढ़ा है, लेकिन आपने ये देखो 4 घंटे आपको लगता है कि आपने पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में आपने 2 ही घंटा पढ़ा है। तो आप कितने दक्ष हुए? आप 4 घंटे में सिर्फ 2 घंटे का यूज कर पाते हो। इसका मतलब ये देखो, इसको 100 से गुना कर दो। 4 घंटे इतना आपको पढ़ना था आइडियल रूप से, लेकिन आपने पढ़ा 2 घंटे, इंटू 100 का गुना कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 50, और इसी के सामने परसेंट लगा दो। मतलब आपका जो दक्षता है, आपकी जो इफिशियंसी है वो सिर्फ 50% है। आप सिर्फ 50% इफिशियंट है। यही डिफरेंस होता है एक पढ़ने वाले बच्चे में और एक कम पढ़ने वाले बच्चे में। दोनों 4-4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो अच्छा बच्चा होता है उसकी दक्षता होती है 80 से 90%। वो सिर्फ थोड़ा ही टाइम वेस्ट करता है। लेकिन जो कम पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको लगता है कि मैं 4 घंटे पढ़ाऊँ, लेकिन उसकी दक्षता कम होती है। वो जितना लगता है कि उसको 4 घंटे पढ़ा है, लेकिन उसने बीच में टाइम वेस्ट किया होता है। तो याद रखना, जिसकी दक्षता जितनी अच्छी होगी वो उतना अच्छा कार्य करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? यहाँ तक देखो, ये मैंने दक्षता आपको समझा दिया है, यही होता है दक्षता। अब इस चैप्टर में दक्षता का क्या काम है समझना ना। इस चैप्टर में दक्षता का क्या काम है? आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने नंबर ऑफ फोटॉन्स पढ़े थे, फोटोनों की संख्या पढ़ा था। फोटोनों की संख्या मैंने क्या बताया था? शक्ति को हम लोग P बोलते हैं बटे ऊर्जा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? E बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान समझना। एक बल्ब 100 वाट का है, एक बल्ब 200 वाट का है। दोनों में से कौन सा ज्यादा चमकेगा भाई? तो आप बोल सकते हैं सर 200 वाट वाला ज्यादा चमकेगा, इसकी पावर ज्यादा है। अगर कोई 2 बल्ब है, एक ज्यादा चमक रहा है, एक कम चमक रहा है, इससे इस चैप्टर के हिसाब से क्या समझ आता है कि क्या 200 वाट वाले से निकलने वाले फोटोन का ऊर्जा ज्यादा है क्या? तो नहीं। याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ समझना। 200 वाट वाला ज्यादा क्यों चमक रहा है? क्या उसके पास ऊर्जा ज्यादा है क्या? तो आप बोल सकते हो सर ऊर्जा ज्यादा होगा तभी तो चमक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 200 वाट वाला या 100 वाट वाला ई उस फोटोन की ऊर्जा पे डिपेंड नहीं करता। ज्यादा चमकता हुआ कौन दिखता है? जिसमें फोटोनों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। यहाँ तक मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है? मतलब इतना समझ आया सर? इतना समझ आया? मैं जो बोल रहा हूँ समझना। दक्षता टॉपिक पढ़ रहे हैं। जो ज्यादा चमकेगा, कौन ज्यादा चमकेगा? जो बल्ब ज्यादा चमकेगा उसमें फोटोनों की संख्या, मतलब n का मान क्या होगा? फोटोनों की संख्या ज्यादा होगी। यहां तक समझ आया क्या? अब मैं जो बोला। अब लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, कभी कभी हमारे घर में जब वोल्टेज डाउन होता है तो जो बल्ब 200 वाट का है, जो बहुत चमक रहा था, लेकिन वो जो बल्ब है जो 200 वाट का है, जो बहुत चमक रहा था, वो वोल्टेज डाउन होने के कारण थोड़ा फेड हो जाता है, थोड़ा अंधेला दिखने लग जाता है। तो इससे क्या समझ आता है? इस चैप्टर के हिसाब से क्या समझ आता है? सर वो तो बल्ब 200 वाट का ही था, लेकिन अब वो पहले ज्यादा चमक रहा था, वो कम चमकने लग गया। इससे क्या समझ आया? सर उसमें से जो फोटोनों की संख्या पहले निकल रही थी ना, अब उससे फोटोनों की संख्या क्या हो गई? कम निकलने लग गई है। इससे क्या समझ आया? उसकी दक्षता पहले की तुलना में क्या हो गई? कम हो गई है। यहां तक समझ आया? जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से समझना भाई, जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से समझना, ठीक है? तो बल्ब कौन सा ज्यादा चमकेगा? जो बल्ब ज्यादा चमकेगा, जो ज्यादा चमकेगा उसमें फोटोनों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां तक समझ आया? जो बोल रहा हूं 200 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब यदि कम चमक रहा है, जितना उसको चमकना चाहिए, 200 वाट का बल्ब यदि कम चमक रहा है, तो इसमें से फोटोनों की संख्या कम निकल रही है, कम निकल रही है। ये दक्षता को मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। दक्षता क्या होता है? जितना उसको चमकना था उससे वो कम चमक रहा है। और अगर चमकना किस पर निर्भर करता है? तो चमकना निर्भर करता है फोटोनों की संख्या पे। मतलब जितना उसमें से पहले फोटोन निकल रहे थे, अब उसमें से कम फोटोन निकल रहे हैं। अब इसका यूज कैसे होता है इस चैप्टर में ध्यान से देखना ना,
ठीक है, अब यहाँ समझो, माना बल्ब की दक्षता 50% है और 200 वॉट के बल्ब से पहले 100 फोटॉन प्रति सेकंड निकलते थे। तो यही इस चैप्टर का क्वेश्चन है। पहले 100 फोटॉन प्रति सेकंड निकलते थे, तो बताओ अगर उसकी दक्षता 50% है तो अभी कितना निकलेगा। तो आप लोग बता सकते हो सर पहले 100 फोटॉन्स निकलते थे इनटू दक्षता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से दर्शाते हैं, दक्षता को ईटा से दर्शाते हैं और यही हमारा दक्षता है, दक्षता को ईटा से दर्शाते हैं। तो आप बोल सकते हो सर पहले वो 100 फोटॉन निकालता था, ये 50% कम हो गया, 50% कम होना मतलब आधा हो गया, तो 50/100 लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया? अब कितना निकलेगा? फोटॉनों की संख्या कितना हो गया? 50। क्या यहाँ तक आपको समझ आएगा दक्षता का मतलब क्या है? अगर कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बल्ब की दक्षता 50% है तो उसमें पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालो, मतलब फोटॉनों की संख्या निकालो और दक्षता से उसको गुना कर दो। तो हमारा जो नया फॉर्मूला हो जाएगा, जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना, तो नया फॉर्मूला हो जाएगा। अब समझना, अगर किसी क्वेश्चन में मैं जो लिख रहा हूँ उसको याद रखना। यदि किसी प्रश्न में दक्षता दिया गया है तो, यदि किसी प्रश्न में दक्षता दिया गया है तो, और अगर हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने बोले, मतलब फोटॉनों की संख्या निकालने बोले, तो n क्या है? फोटॉनों की संख्या प्रति सेकंड। यह है फोटॉनों की संख्या प्रति सेकंड, फोटॉनों की संख्या प्रति सेकंड है, और बराबर क्या होता है? P/E होता है, शक्ति बटा ऊर्जा होता है। अगर आपको दक्षता दिया हुआ है तो दक्षता को क्या करना है? लिख देना है और बटे 100 लगा देना है। यही आपका नया सूत्र बन जाएगा। पहले अगर दक्षता नहीं दिया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब वो 100% एफिशिएंट है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा निकाल रहे हैं। लेकिन अगर दक्षता दिया है तो ये कर देना है। ये बस इस चैप्टर में नया जानना था, इतना आप लोगों ने जाना क्या? अगर दक्षता दिया हुआ है तो आपको ये करना है, ये दक्षता हुआ। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए भाई, यहाँ तक क्लियर हो। दक्षता मैंने समझा दिया है, जितने फोटॉन्स निकलने थे अभी उतने फोटॉन्स नहीं निकल रहे हैं, उससे कम निकल रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षता। अगर दक्षता दिया होगा तो ये करके निकाल लेना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है फोर्स, हिंदी में बोले तो बल, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रेशर। अभी हम सिर्फ फोटॉनों के बारे में पढ़ रहे हैं। फोटॉन क्या है? तरंग का कण है, ये है दाब। ठीक है, अब ध्यान समझना मेरे भाई, ये जो लाइट आ रहा है, ये जो लाइट आ रहा है, ये लाइट को इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या बोला है? छोटा छोटा कण बोला है। अब आपके पीठ में लाइट पड़ रहा है मतलब छोटा छोटा कण पड़ रहा है। वो कण बहुत ही छोटे हैं, लेकिन इतने छोटे भी नहीं है कि आपको महसूस ना हो। तो वो कण के लगने से पीठ में हमको एक फोर्स लगेगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? वो जो तरंग आ रहा था जिसको हम लोगों ने छोटा छोटा कण बोला है, ये जो तरंग आ रहा था जिसको हम लोगों ने छोटा छोटा कण बोला है, ये किसी सतह से अगर टकराएंगे तो इस सतह में क्या लगाएंगे? इस सतह में क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगा रहे होंगे? बल लगा रहे होंगे। ये जो बल लगा रहे होंगे, आया समझ? इसी बल के बारे में हमको पढ़ना है। तो क्या लगाना है? फोटॉनों के कारण बल। अब फोटॉनों के कारण बल कितना होगा ये देखो ध्यान से। पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान समझना। जो बल होता है वो होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय। ये होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय, del P/del T। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये तो एक फोटोन का है, अगर n फोटोन है तो क्या लिख सकता हूँ? n del P/del T। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? कैपिटल N लिखते हैं। कैपिटल N क्यों लिखा? क्योंकि जो स्मॉल है ना वो फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड है, और ये सिर्फ क्या है? फोटोनों की संख्या। ये देखते हैं कितना बल लगता है। तो कितना बल लगता है देखो, n/del T इंटू del P। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉल n बोलते हैं, और ये del P हो जाएगा, हाँ कि ना? ठीक है, ये n है ना, n है, और n का मान हम लोगों ने क्या निकाला है? P/E निकाला है। और del P मतलब क्या होता है? संवेग क्या होता है इस चैप्टर में? del P बराबर क्या होता है? तो संवेग क्या होता है? h/m
लैम्डा, ये होता है h बाय लैम्डा। आया समझ के मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ तक समझ आया? देखो ये संवेग है, ये जो p है वो संवेग है, और ये जो p है भाई याद रखना ये शक्ति वाला है, फोटोनों की संख्या वाला। n की जगह p बाई लिखा है, ये लिखा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हमारे फोर्स का फॉर्मूला हो गया, PH अपॉन ई लैम्डा। यहाँ तक हुआ? ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं आपको बताता हूँ। अगर इस डेरिवेशन को आपको याद नहीं रखना है, ये तो मैंने निकाल के बता दिया, आपको क्या याद रखना है? देखो यहाँ पर देखो, P की जगह P ही रहने दो, ठीक है। E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? SC, और बाय लैम्डा ऊपर चले जाएगा, और H बाय लैम्डा पहले से था, तो H कैंसिल हो गया, लैम्डा लैम्डा भी कैंसिल हो गया, तो इसका नया फॉर्मूला बन गया P/C, ठीक है। तो इसका नया फॉर्मूला बन गया P/C। तो आपको ये याद रखना है। तो इस चैप्टर में इस चैप्टर में शक्ति बटे प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। क्या ये याद रहेगा? क्या बल क्या है? फोटोनों के, ये बल क्या है? देखो बल क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में बल क्या है? बल क्या है? फोटोनों के किसी सतह पर टकराने से उस सतह में जो बल लगता है इसी को इस चैप्टर में बल करके पढ़ा गया है। बल क्या होता है? संवेग में परिवर्तन बटा समय। इन सब डेरिवेशन को अगर आपको समझ भी नहीं आया तो आपको इस चैप्टर में ये याद रखना, क्योंकि डेरिवेशन कहीं भी नहीं पूछेगा। इस चैप्टर में जो आपको याद रखना है वो ये है कि बल बटा होता है P/C। इतना क्लियर हुआ क्या? एक बार देखो भाई, एक बार देखो, बल क्या है? फोटोन के कारण बल क्या होता है? F बराबर डेल पी बटा डेल टी होता है। उसके बाद हम लोगों ने इसको प्रूफ किया। ये तो एक फोटोन के कारण था, अगर n फोटोन है तो ये हो जाएगा, बोला मैंने। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला, तो फॉर्मूला क्या है? देखो ये आया P/C। यहाँ तक समझ आया क्या? मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान भी रखना है, याद भी रखना है, तो याद रखो। अब इसके बाद देखो, ये जो बल है ये भी ना एक तरीके का नहीं है, 3 प्रकार के बल यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। 3 अलग अलग केस है यहाँ पे। देखो कैसे, ये जो सतह है जिस पर कौन टकरा रहा है? फोटोन। ये जो फोटोन है ना, इस पर जो बल लगाता है वो सतह के अनुसार बदलता है। जैसे ये सतह 3 तरीके का हो सकता है, देखो कौन कौन सा? अवशोषक, पूर्ण अवशोषक, पूर्ण परावर्तक, और तीसरा क्या हो सकता है? पूर्ण अवशोषक हो सकता है, पूर्ण परावर्तक हो सकता है, और तीसरा हो सकता है मिक्स टाइप का, मतलब अवशोषक भी है और परावर्तक भी है। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखना। तो अगर पूर्ण अवशोषक बोले क्वेश्चन में तो याद रखना है ये P/C होता है, P/C होता है, मतलब शक्ति बटे चाल होता है। अगर पूर्ण परावर्तक बोले तो इसका बल का फॉर्मूला याद रखना, 2P/C हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। समझना, परावर्तक जब हम लोग बल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, NLM पढ़ेंगे 11वीं क्लास का, तो अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल इतना समझना कि जब परावर्तक होता है, मतलब जाके टकरा के जब कोई कण वापस आएगा, क्योंकि परावर्तक है। अवशोषक होता है तो क्या होता है? इसको पूरा अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषक कौन से कलर होते हैं? ब्लैक कलर जैसी चीज होते हैं, डार्क कलर होते हैं। और पूर्ण अवशोषक होते हैं, पूरा अवशोषित कर लेगा, तो बल होगा P/C। लेकिन परावर्तक क्या होगा? जाएगा तो जाने के समय भी बल लगाएगा, जब वापस फेंकेगा तो भी बल लगाएगा, तो इसमें बल का वैल्यू क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। और कई कपड़े ऐसे रहते हैं जैसे रेड वगैरह, जो ना पूर्ण अवशोषक है ना पूर्ण परावर्तक है, तो उस केस में बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो ये होता है F बराबर P/C 1 + R। तो R का है, R क्या है यहाँ पर? तो R है यहाँ पर परावर्तक गुणांक, R है यहाँ पर परावर्तक गुणांक। क्या यहाँ तक समझ आया क्या आप लोगों को? इतना क्लियर हुआ क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, ये चैप्टर बहुत आसान है। फोटोनों की संख्या, फोटोन क्या है? तरंग के जो छोटे छोटे कण हैं वो फोटोन है। फोटोनों की संख्या मैंने बताया था P/E होता है। उसके बाद मैंने दक्षता बताया। दक्षता क्या है? कई बार जितना फोटोन निकालना है उतना फोटोन नहीं निकालता, तो दक्षता से गुना कर देना, इतना ही सिंपल है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि छोटे छोटे फोटोन के कण आने से किसी सतह पर बल लगता है। अब ये सतह भी 3 तरह का हो सकता है। पूर्ण अवशोषक हो सकता है। पूर्ण अवशोषक मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो भी सन रे आ रहा है पूरा एब्जॉर्ब कर ले, जैसे ब्लैक कलर का पहनते हो देखने ज्यादा हीट करता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पूर्ण परावर्तक मतलब इसमें आया, टकराया और वापस चला गया, तो पूर्ण परावर्तक हो गया। और
और मिक्स मतलब क्या हो गया कि ना पूर्ण अवशोषक है ना पूर्ण परावर्तक है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू F इक्वल टू P बाय C होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे भाई, P की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, IA बाय C भी लिख सकता हूँ। आपको पता है कि तीव्रता इंटू एरिया वो हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, आपको पता है। जहाँ जहाँ P लिखा है वहाँ पर हम लोग IA बाय C भी लिख सकते हैं, P बराबर क्योंकि IA होता है। क्या यहाँ तक समझ आया क्या? चलो एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, ये आपको याद रखना है भाई, ये आपको याद रखना है, इतना ही है। कण के लगने से कितना बल लगता है, P बटा C लगता है। PC पर्सनल कंप्यूटर, ऐसे कुछ लॉजिक बना के याद रखो। P बटा C को हम लोग बल बोल देते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर वाले प्रकाश द्वारा किसी सतह पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि स्रोत की शक्ति 600 वाट, 600 वाट मतलब 600 कॉमन हो जाएगा, स्रोत की शक्ति 1200 वाट है तथा सतह किस टाइप का है देखो, तथा सतह 30% अवशोषित तथा 70% परावर्तित करता है, क्या यहाँ तक आपको समझ आया क्या? परावर्तित करता है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। इसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जैसे मैं सॉल्व करूँ इतना ही आसान क्वेश्चन आएगा, बस फॉर्मूला याद होगा तो ये चैप्टर का क्वेश्चन सारा बनेगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि सबसे आसान चैप्टर है भाई। ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, 600 नैनोमीटर वाला प्रकाश है, स्रोत का पावर कितना है, 1200 वाट से निकल रहे हैं, तो किसी सतह पर टकरा रहे तो उस पर कितना बल आरोपित करेगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना, देखो तो सॉल्यूशन देखो, तो ये है, ये इसका स्रोत है, यहाँ से लाइट से निकल रहे हैं, स्रोत कितना है, स्रोत है 1200 वाट का, ठीक है। यहाँ से जो कण निकल रहे हैं वो कण यहाँ पर टकरा रहे हैं। कण का तरंग दैर्ध्य कितना है, तो कण का तरंग दैर्ध्य कितना है, ध्यान रखो, कण का तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर। यहाँ तक समझ आया? तो यहाँ पर आरोपित बल निकालना है, और ये जो है 30% अवशोषित करता है और 70% क्या करता है, परावर्तित। यही है क्वेश्चन, ठीक है। अब निकालता हूँ, देखो मैंने बताया कि सर P बटा C 1 प्लस R होता है, हाँ कि ना, P बटा C 1 प्लस R होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो पावर कितना बोला है, 200 वाट बोल दिया, दो सौ बोल दिया, ठीक है। 80 का मान कितना होता है, 3 × 10 की घात 8 होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ठीक है, इंटू 1 प्लस, अब R का मान क्या रखेंगे, देखो 1 R का मान क्या रखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए सर ये जो R है ये परावर्तक गुणांक है, परावर्तक गुणांक, तो R का मान दिया है 70% परावर्तक गुणांक, तो 70% को और क्या लिख सकते हैं, 70/100, तो यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, 7/10। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 10 की घात ये 3 से 4 बार में जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ पर 400 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, देखो F बराबर 4 × 10 की घात, ये 2 है, ये 8 है, ऊपर जाके 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऋण 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/7/10। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 × 10 की घात 6, 17/10, ये हो जाएगा 17/10, और 17 चौक कितना होता है, 17 34 68, ये 68 हो जाएगा, 17 चौक 68 हो जाएगा, और 10 की घात ऋण 7 न्यूटन। इतना हमारा आंसर है। इसको और ऐसे लिख सकते हैं 6.8 × 10 की घात ऋण 6 न्यूटन। तो ये समझ आया कितना बल लगेगा, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, तो इतना बल लगेगा 6.8 × 10 की घात ऋण 6 न्यूटन। ये जो बल है ये बहुत कम होता है, इसीलिए प्रकाश में जाने पे हमको पता नहीं चलता है कि हम पर कितना बल लग रहा है, लेकिन जो प्रकाश के कण होते हैं वो हम पर बल लगाता है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्या? इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, ये दक्षता के बाद हम लोगों ने ये क्या पढ़ा, बल पढ़ा। बल के बाद ये देखो, इसी में कभी कभी प्रेशर पूछता है, प्रेशर मतलब होता है दाब। तो बस इतना याद रखो कि जो दाब होता है, दाब वो क्या होता है, तो ये होता है बल बटा
क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बस इतना याद रखो, बल बटे क्षेत्रफल, इसका यूनिट होता है पास्कल, या और क्या बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट है। तो आपको बल पता है, बल क्या होता है, तो बल होता है सर P बटा C होता है कि ना, और डिवाइड में A कर देंगे तो हमारा ये किसका फॉर्मूला बन गया, दाब का। ये आपको याद रखना है दाब का। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, दक्षता, दक्षता के बाद बल, बल के बाद दाब, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक से मैंने आपको क्या पढ़ाया, फोटोन के बारे में, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की तीव्रता, फोटोनों की संख्या, दक्षता, बल, दाब, इतना मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। अब इसके बाद जो मैं समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना भाई, एकदम ध्यान से समझना, देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताने वाला हूँ फोटोनों के गुण है, फोटोनों के गुण है, ठीक है, फोटोनों के गुण है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, फोटोन, अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ जो थोड़ा सा थ्योरी है अच्छे से समझना, फोटोन किसी विकिरण के सबसे छोटे कण को कहते हैं। किसी विकिरण के सबसे छोटे कण को ही क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, इतना तो आपको पता है। सेकंड पॉइंट, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति पर निर्भर करती है। फोटोनों की ऊर्जा सिर्फ किस पर निर्भर करती है, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर। सिर्फ इसको किससे मतलब, फोटोनों की ऊर्जा को तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति से मतलब है, ठीक है। जो जो बोल रहा हूं ध्यान समझना। तीसरा, फोटोन नो की संख्या, फोटोनों की संख्या, आप देखो फोटोनों की ऊर्जा अलग है, फोटोनों की संख्या शक्ति तीव्रता पर निर्भर करती, फोटोनों की संख्या शक्ति तीव्रता पर निर्भर करती है एवं, ठीक है, मतलब कितने फोटोन निकलेंगे ये किस पर निर्भर करता है, शक्ति एवं तीव्रता पर निर्भर करती है। जो बोल रहा हूँ वो मैं यहाँ ध्यान समझना। फोटोन क्या है, किसी विकिरण के सबसे छोटे कण को फोटोन कहते हैं। फोटोनों की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, उसके तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर निर्भर करती है। फोटोनों की संख्या शक्ति तीव्रता पर निर्भर करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखना, नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट देखो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान समझना। फोटोन, फोटोनों का कोई स्थिर द्रव्यमान नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता, ये नोट करो आप लोग। फोटोनों का कोई स्थिर द्रव्यमान नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट देखो, फोटोनों का कोई स्थिर द्रव्यमान नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि फोटोन क्या है, प्रकाश के कण है और वो तो कभी रुकते नहीं, वो हमेशा चलते रहते हैं। तो हमेशा चलते रहते हैं तो उसका गतिमान में द्रव्यमान होता है, प्रभावी द्रव्यमान होता है, लेकिन स्थिर द्रव्यमान नहीं होता। तो फोटोनों का अगर मुझे द्रव्यमान निकालना है, फोटोन का गतिमान द्रव्यमान चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, फोटोनों का गतिमान द्रव्यमान चाहिए, तो वो निकलता है E बराबर mc² से। एक्चुअल में ये m बराबर E/c² होता है। यहाँ तक समझ आया क्या, ठीक है, इतना समझना है भाई। 6 पॉइंट, फोटोन उदासीन होते हैं, उदासीन, ये ऐसा बोल सकते हो ना, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव नहीं, ना ही इसमें कोई चार्ज होता है, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज, ठीक है, कोई आवेश नहीं होता है, होता है। यहाँ तक आपको समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फोटोनों को कोई स्थिर द्रव्यमान नहीं होता, गतिमान द्रव्यमान निकालना है तो उसकी ऊर्जा बटे c का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। फोटोन उदासीन होते हैं, ना पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, उदासीन होते हैं, ना ही पॉजिटिव होंगे ना नेगेटिव, आवेश नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखना, 7 पॉइंट, फोटोन निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल से चलते हैं, परंतु माध्यम में इनकी
माध्यम में क्या होगा भाई बताओ, परंतु माध्यम में इनका चाल परिवर्तित होगा, ये ध्यान रखना। फोटोन प्रकाश या निर्वात, फोटोन निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल से चलते हैं। प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या यहाँ तक आपको समझ आएगा फोटोनों के बारे में? 8th पॉइंट देखो, 8th पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना भाई, ठीक है। फोटोन की ऊर्जा उसके रंग पर निर्भर करती है। समझना, रंग पर निर्भर करती है। अगर लाल रंग का है, ठीक है, लाल रंग का बल्ब है, एक 200 वाट वाला है और एक 10 वाट वाला है, तो दोनों को ऊर्जा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि फोटोनों को किससे मतलब है, लाल रंग से, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य तो फिक्स होता है, तो इन दोनों का क्या होगा, ऊर्जा एक समान होगा। इतना समझ आया मैंने क्या बोला? जो जो फोटोनों के बारे में बोला है वो आपको याद रखना ही है, ठीक है। ये हमारे फोटोन के बारे में है। इतना क्लियर हुआ? अभी तक से हम लोगों ने इस चैप्टर में फोटोन के बारे में ही पढ़ा है। फोटोन के बारे में इतना आपको समझ आया? मैं जो जो बोल रहा हूँ ध्यान रखना। फोटोन की ऊर्जा को कोई मतलब नहीं है उसकी शक्ति और तीव्रता से। फोटोन को सिर्फ और सिर्फ मतलब है किससे, उसके तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति से। वो उस पर ही निर्भर करता है। अगर दो बल्ब हैं, दोनों लाल रंग के हैं, एक बहुत चमक रहा है, एक कम चमक रहा है, फिर भी दोनों के फोटोनों की ऊर्जा क्या होगी, एक समान होगी। लेकिन अलग क्या होगा दोनों में, एक ज़्यादा चमक क्यों रहा है, क्योंकि उसमें फोटोनों की संख्या ज़्यादा होगी, एक में फोटोनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। मैं जो बोल रहा हूँ इतना समझ आया क्या? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं भाई, इतना पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके मैंने कितना पॉइंट लिखवाया यहाँ पर, 8 पॉइंट। एक 9th पॉइंट भी देख लो। इस चैप्टर में फोटोन यूज करेगा या क्वांटा बोलेगा या विकिरण बोल देगा, या प्रकाश बोल देगा या तरंग बोल देगा, तो समझना है कि यही सब फॉर्मूला यूज करना है। इस चैप्टर में फोटोन, क्वांटा, विकिरण, प्रकाश, तरंग बोलेगा तो यही यूज करना है। इसके अलावा इस चैप्टर में कई बार ये भी कई बार ना ऐसे तरंग का नाम दे देता है कि एक्सरे है, एक्स-रे है, एक्स किरण है, तरंग की जगह किरण भी बोल देगा कई बार, तो एक्स किरण है या गामा किरण है, ऐसा बोल देगा। तो आपको समझना है भाई, हमारा ये विकिरण है, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, देखो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है। देखो ये जो हमारा विकिरण है इसके अंदर क्या क्या आ सकता है। तो ये स्टार्ट होता है गामा से, उसके बाद आता है हमारा एक्सरे, उसके बाद हमारा आता है यूवी के बाद आता है हमारा विजिबल, और विजिबल के बाद आता है हमारा IR, उसके बाद आता है हमारा माइक्रो, और फिर हमारा आता है रेडियो, ठीक है। गामा किरण बोलेगा, एक्सरे एक्स किरण बोलेगा, ये क्या होता है, पराबैंगनी किरण, इसको क्या बोलेगा, पराबैंगनी किरण बोलेगा। इसको क्या बोलेगा, दृश्य प्रकाश बोलेगा। ये सब भी बोलेगा तो समझना वो फोटोन के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसको क्या बोलेगा, और रक्त किरण बोलेगा। इसको क्या बोलेगा, सूक्ष्म तरंग बोलेगा। और ये क्या है, तो ये है रेडियो तरंग। याद रखना, हमको जो दिखता है सूर्य का लाइट, ये तो एक प्रकार का तरंग है, एक प्रकार का विकिरण है। इसके अलावा बहुत सारे और विकिरण हैं और बहुत सारे तरंग हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, वो ये सब है। ये सब भी फोटोन उत्सर्जित करेंगे क्योंकि ये सब भी विकिरण है, ये सब भी तरंग है। मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से समझ आएगा, ये सब भी तरंग है, ये सब भी विकिरण है। आपको थोड़ा बहुत इसका वो भी याद होना चाहिए कि इसका तरंग दैर्ध्य का ग्रुप कहाँ से कहाँ होता है। जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से समझो, इतना ही काम का है। दृश्य प्रकाश, तो इसका तरंग दैर्ध्य होता है 700, ऐसे याद रखो, 400 नैनोमीटर से ये होता है 700 नैनोमीटर तक। 400 नैनोमीटर से होता है ये 700 नैनोमीटर तक। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? और यूवी कहाँ से कहाँ होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। देखो ये जहाँ खत्म हुआ वहाँ पर, ये जहाँ ये स्टार्ट हुआ था वहाँ पर ये खत्म हुआ। ये 400 नैनोमीटर पर खत्म हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये 400 नैनोमीटर पर खत्म हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अब ये कहाँ से होता है देखो, तो ये होता है 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक इसका तरंग दैर्ध्य होता है। और इसका तरंग दैर्ध्य याद रखना, 10⁻³ नैनोमीटर से जो भी छोटा है वो सब क्या है, गामा किरण है। यहाँ तक समझ आया क्या? इसको भी देख लो भाई, ये 700 नैनोमीटर से कहाँ तक होता है, 1 mm तक होता है। और ये 1 mm से
0.1 मीटर तक होता है और ये 0.1 मीटर से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, चलो आप सबका होमवर्क है, आप सब ने इसका एनर्जी रेंज भी निकालना। आपको वेवलेंथ पता है, इसका वेवलेंथ पता है, इसका वेवलेंथ पता है, इसका वेवलेंथ पता है, तो आप इसका एनर्जी रेंज भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इसका एनर्जी रेंज कैसे निकालेंगे, जैसे इसका ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये इसका तरंग दैर्ध्य है, तो आपको पता है सर 1240/400 करेंगे। ठीक है, तो ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो आप बताना 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को हम लोग दिव्य प्रकाश बोलेंगे। तो ये सब भी बोलेगा तो आपको समझना है वो फोटोनों के बारे में बात करेगा। क्वेश्चन में अगर ये सब भी यूज होगा तो आपको समझना है वो फोटोनों के बारे में ही बात कर रहा होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं भाई। तो अभी तक से हम लोगों ने पढ़ा है फोटोनों के बारे में। फोटोन क्या थे? तरंग थे। अब इसके बाद देखना, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं ना, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जो दूसरा पार्ट है, जिसमें अभी तक से तरंग को आप लोगों ने क्या बोला? कण बोला। अब इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, जहां पर द्रव्य पदार्थ को हम तरंग बोलने वाले हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई ध्यान से समझना, जो मैं बोल रहा हूं समझना ध्यान से भाई। 1924, ठीक है 1900 में आइंस्टीन ने बता दिया था कि जो तरंग है वो कण है। उसके बाद उसके 24 साल बाद कौन है? डी ब्रोगली है। ठीक है, डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या बोला कि इस पूरे पृथ्वी में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हर जगह क्या है? सममितता है, सिमेट्रिक है। अगर कोई लड़का लड़की बन सकता है तो लड़की भी क्या बन सकता है? लड़का बन सकता है। ऐसे ही डी ब्रोगली ने बोला कि अगर मेरे भाई तुम तरंग को कण बोलोगे तो कण भी तो तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है। तो डी ब्रोगली के हिसाब से क्या था? डी ब्रोगली ने बोला था, क्या बोला था? कि कण भी क्या बन सकता है? तरंग बन सकता है। कण भी तरंग बन सकता है। जो मैं बोल रहा था समझ, 1924 में डी ब्रोगली ने क्या बोला? कण भी तरंग की तरह व्यवहार करेगा। यही ये टॉपिक है। अब हम कण को तरंग की तरह पढ़ने वाले हैं। अभी कुछ भी नोट मत करना, ठीक है। इसके बारे में प्रूफ किसने किया है? प्रूफ किसने किया? तो याद रखना, इन्होंने सिर्फ प्रस्तावित किया है, प्रस्तावित किया, यह बात अपना रखा, इन्होंने प्रूफ नहीं किया। देखो भाई, प्रूफ करना वो अलग चीज है। इन्होंने तो कम से कम स्टार्टिंग में बोला तो सही कि कण को भी हम तरंग बोल सकते हैं। प्रूफ किया है तो याद रखना, डेविसन एवं जर्मर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? प्रूफ किया है। तो ये हमको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? कि अब हम कण को तरंग की तरह पढ़ेंगे। कण को तरंग की तरह पढ़ेंगे। और इस तरंग का नाम क्या होगा? ये जो कण जो तरंग बना है, इस तरंग का नाम क्या होगा? इस तरंग को डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। इसका थ्योरी है, थोड़ा लिख लो। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकृति में सममितता है। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकृति में सममितता है यदि तरंग कण के समान व्यवहार कर सकता है। तो यदि तरंग कण के समान व्यवहार कर सकता है तो कण को भी तरंग समान व्यवहार करना चाहिए। ये यहाँ तक समझ आया क्या? तो डी ब्रोगली नाम, जैसे उसको आइंस्टीन ने बताया था 1900 में, तो 1924 में डी ब्रोगली ने बोला कि अगर तुम तरंग को कण बोल रहे हो तो आज से हम कण को भी क्या बोल सकते हैं? तरंग बोल सकते हैं। यहाँ तक मैं जो बोल रहा हूँ एकदम ध्यान समझना। वो वाला पार्ट खत्म हो गया जहाँ पर हम विकिरण के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम कणों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या?
ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान समझना, इसके बाद और क्या क्या है इसमें थ्योरी, ध्यान समझो। इसके बाद परंतु याद रखना कि हर कण तरंग जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, वही कण तरंग जैसा व्यवहार करता हुआ प्रतीत होगा। जो कण क्या है, गतिमान है, जो कण स्थिर है उसको हम तरंग जैसा पढ़ नहीं सकते डी ब्रोगली के हिसाब से। इतना समझो मैं जो बोल रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तरंग क्या होता है, जो एक ही समय पे हर स्थान पर हर जगह दिखाई दे सके, उसी को हम तरंग बोलेंगे। हम तरंग नहीं है, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही जगह प्रेजेंट रह सकते हैं ना। मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, या यहाँ पे रह सकता हूँ, या यहाँ पे रह सकता हूँ। अगर मैं तीनों जगह स्पीड से दिखने लग जाऊँ, अगर आप मुझे देख रहे हो और आपको मैं तीनों जगह दिखने लग जाऊँ, तो आप क्या बोलोगे कि मैं तरंग हूँ। इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चीज स्थिर है तो उसको तरंग जैसा तो हम समझ ही नहीं सकते। अगर वो गति में है तो तरंग जैसा प्रतीत हो सकता है। अगर उसका रफ्तार बहुत तेज है, जैसे पंखे का पंखुड़ी देखना, ये जो पंखे का पंखुड़ी है ऐसे, वो 3 दिख रहा है, अभी दिख रहा है कि सर 1 2 3 ये पदार्थ है, लेकिन जब ये स्पीड से घूमने लगता है तो हमको हर जगह दिखने लग जाता है। ये हर जगह कैसे दिख सकता है, जब ये एक जगह तो हर जगह कैसे दिख सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर ये तरंग के जैसा व्यवहार कर रहा है। ऐसे ही समझ सकते हो कि डी ब्रोगली ने बोला कि कोई भी कण तरंग की तरह तभी व्यवहार कर सकता है जब वो किस में हो, गति की अवस्था में हो। इतना क्लियर हुआ मैं जो बोल रहा हूं भाई, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या बोला डी ब्रोगली ने, कण तरंग के समान व्यवहार तभी करेगा जब वह गतिमान हो। इतना क्लियर हुआ क्या, गतिमान हो, ये डी ब्रोगली ने बोला। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखो, तो सब ने पूछा कि देखो तरंग का जो गुण होता है वो होता है उसका तरंग दैर्ध्य। तरंग का गुण क्या है, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। तो सब ने पूछा कि ठीक है, आज से तुम कण, जैसे कण का गुण क्या है, द्रव्यमान है, उसके पास वेट है, ये दिख रहा है, ये स्थान घेर रहा है कुछ, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ये कण हो गया। लेकिन सब ने पूछा कि मेरे भाई अगर तुम ये बोल रहे हो कि तरंग है, कण अगर तरंग है तो तरंग का उसमें गुण भी होना चाहिए, तो तरंग का गुण क्या है, तो तरंग का गुण है उसका तरंग दैर्ध्य। तो तुम बताओ कि कण का तरंग दैर्ध्य क्या होगा। इसके लिए डी ब्रोगली ने बोला कि कण का, अब डी ब्रोगली ने क्या बोला, देखो कण का जो तरंग दैर्ध्य होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना, कण का जो तरंग दैर्ध्य होगा, ठीक है, जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, वो कितना होगा, तो डी ब्रोगली के हिसाब से लैम्डा होगा h/mv। जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना। h यहाँ पे क्या है, प्लांक का नियतांक, मैं बता चुका हूँ प्लांक का नियतांक क्या होता है। m क्या है, तो m है द्रव्यमान, और v क्या है, v है यहाँ पर चाल। द्रव्यमान किस में होना चाहिए, केजी में, ऐसा यूनिट। चाल किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड। तो ये लैम्डा किस में आ जाएगा, जो तरंग दैर्ध्य है ये आ जाएगा मीटर में। क्या यहाँ तक आपको समझ आया क्या, इतना क्लियर हुआ क्या। तो इससे एक चीज़ और समझ आया, डी ब्रोगली ने बोला कि देखो मैंने जो फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले के हिसाब से ये द्रव्यमान और चाल पर निर्भर करता है, मतलब ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। अगर कण आवेशित है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कण आवेशित है फिर भी वह तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है, और नहीं है फिर भी वह तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है। इतना क्लियर हुआ क्या, ये डी ब्रोगली ने बोला है। ये कैसे आया ये समझना है क्या, ऐसे ये कैसे आया इसका कोई यूज़ नहीं है, बस आप इसको याद रखना h/mv होता है, इतना ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझो। हम लोग पढ़ रहे हैं कण का तरंग व्यवहार, और ये जो लैम्डा है ये तरंग दैर्ध्य है, और इसी लैम्डा को और क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, इसी लैम्डा को हम लोग डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्यों डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तो अब कोई छोटा सा बच्चा भी बता देगा जो बेवकूफ होगा कि सर डी ब्रोगली ने ही बताया था कण के तरंग व्यवहार के कारण इसीलिए इस तरंग दैर्ध्य का नाम क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है, बहुत ही आसान है भाई, इसीलिए इसका नाम क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अब मैं यहाँ पर पूरा एक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, वो फॉर्मूला आपको याद रखना ही है भाई, तभी चैप्टर के क्वेश्चन बनेंगे। 12th के लिए हो सकता है वो उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन नीट या जेई के एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ये सबसे आसान चैप्टर है, यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। जो मैं फॉर्मूला का सेट लिखने वाला हूँ वो आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो डी ब्रोगली ने सबसे पहला फॉर्मूला लाया है h/mv, ठीक है। h प्लांक नियतांक, m द्रव्यमान, v क्या है, चाल है। अब देखो h/mv, mv की जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखो h/mv की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, ये ऐसा करो, ठीक है। सबसे पहले तो तुम ये याद रखो
H अपॉन क्या होता है P, P यहाँ पे क्या है संवेग, संवेग, संवेग क्या होता है m इंटू वी होता है, तो H अपॉन क्या हो जाएगा एम वी। यहाँ तक क्लियर हुआ। H अपॉन पी, H अपॉन एम वी, जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना है, अपॉन √2m_k, √2m_k, के यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये भी एक फॉर्मूला है। देखो अगर आपको गतिज ऊर्जा दिए तो आप इस सूत्र से निकालेंगे, मास और द्रव्यमान दिए तो इस सूत्र से निकालेंगे, संवेग दिए तो इस सूत्र से निकालेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखो यार, बस इतना करो आप लोग, अभी धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। √2m_q इंटू वी, देखो इस वी को मैंने थोड़ा अलग से डार्क बनाया है, ये भी क्या है चाल है, लेकिन ये भी क्या है, तो ये भी है विभवांतर, ये है विभवांतर, और यहाँ पर जो q है वो क्या है आवेश, आवेश है। याद रखोगे H अपॉन पी, H अपॉन एम वी, H अपॉन √2m_k, H अपॉन √2m_q_v, और इसके बाद एक और याद रखना है H अपॉन √2m_q_v, H अपॉन 3m_kbt, kbt, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ kb क्या है, यहाँ kb है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये इसको हिंदी में बोलते हैं नियतांक। अभी मैं जो बोल रहा हूँ बस याद रखना। देखो डी ब्रॉगली का जो फॉर्मूला है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग चीज़। यहाँ पर टी क्या है, यहाँ पर जो टी है वो तापमान है, तापमान, तापमान का यूनिट किस में रखना है केल्विन में, केल्विन में रखना है, ये याद रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला H अपॉन होता है QBr, यहाँ पर B क्या है चुंबकीय क्षेत्र। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो बस याद रखो, और R है त्रिज्या। पहले ये देखो, ये अच्छे से देखो, ये देखो भाई आप लोग, तो यहाँ तक समझ आया क्या? ये आपको ये पूरा सेट तो याद रखना पड़ेगा पहले, इतना आपका दिमाग में होना चाहिए कि पूरा सेट आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी आगे का क्वेश्चन बनेगा। ये पूरा सेट है, लेकिन हम जब ये पूरा सेट यूज़ नहीं करेंगे, ये हो सकता है डायरेक्ट फार्मूले में कभी आ जाए, क्योंकि ये सारे ये जितने भी फार्मूले हैं इन सबका हम लोगों ने शॉर्टकट बनाया है, ठीक है। पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छे से याद रखो, ये पूरा आपको ध्यान रहना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में चाल दे और द्रव्यमान दे तो आपको ये लगाना है, अगर आपको गतिज ऊर्जा दे तो ये सूत्र लगाना है, विभवांतर और ये पूछे आवेश तो आपको ये सूत्र लगाना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और तापमान के फॉर्म में पता तो ये लगाना है, चुंबकीय क्षेत्र बोले तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है H अपॉन QBr। अभी आप लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र नहीं भी जानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान रखो। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक है, H लैम्डा इक्वल होता है H अपॉन mv, ठीक है। तो m का द्रव्यमान अगर ज़्यादा होगा, m का द्रव्यमान ज़्यादा होने से, अगर m का द्रव्यमान ज़्यादा होने से, अगर m का द्रव्यमान क्या हो गया ज़्यादा होने से, m का द्रव्यमान ज़्यादा होने से लैम्डा का मान क्या होगा भाई कम होगा, कम होगा, परंतु लैम्डा के कम, लैम्डा के कम मान पर तरंग को दर्शाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। ऐसा नहीं कि तरंग दर्शा नहीं सकते, मैं जैसे मैं हूँ, मेरा मास बहुत ज़्यादा है तो हम उसके लिए भी तरंग निकाल सकते हैं, लेकिन लैम्डा का मान अगर m का मान ज़्यादा हो, द्रव्यमान ज़्यादा हो तो लैम्डा का मान कम हो जाएगा और तरंग के गुण को दर्शाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम इस चैप्टर में याद रखना, इस चैप्टर में जिसमें हम कण को क्या पढ़ने वाले हैं तरंग, इस चैप्टर में हम ऐसे कणों को पढ़ने वाले हैं जैसे हम अपना एग्जाम्पल बहुत कम लेंगे, कार या कोई बाइक ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम लेंगे, हम ऐसे कण लेंगे जिसका द्रव्यमान बहुत
कम है, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान समझना। तो इस चैप्टर में मुख्यतः 5 से 6 कण हैं, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखना मेरे भाई, उसी कणों के बारे में पढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन आएगा उन्हीं कणों के बारे में पूछेगा। तो कौन कौन से कण हैं वो देख लेते हैं। तो देखना, तो यहाँ पर जो मुख्यतः हम कौन कौन से कण पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम कौन कौन से कण पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, ड्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं और अल्फा कण के बारे में पढ़ते हैं। इतने के बारे में मुख्यतः हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। इतने के बारे में हम लोग मुख्यतः पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, ये है कण, ये है कण, ये है कण। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका द्रव्यमान। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो आपको पता है कि सर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत कम होता है। ठीक है, AMU में बोलूँ तो इसका द्रव्यमान होता है 0.55 AMU। इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान होता है 1 AMU, 1 AMU होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान भी लगभग 1 AMU होता है। 1 AMU से थोड़ा ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का। इसका द्रव्यमान याद रखना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा कम नहीं भाई, थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, ड्यूट्रॉन का कितना होता है बताइए। तो ड्यूट्रॉन है क्या, पहली बात तो ड्यूट्रॉन के बारे में बताइए। ड्यूट्रॉन है क्या, ड्यूट्रॉन क्या है, ड्यूट्रॉन क्या है, तो जो हमारा ड्यूटेरियम है उसके नाभिक को हम क्या बोलते हैं, ड्यूट्रॉन बोलते हैं। तो उसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है लगभग 2 AMU होता है। और अल्फा क्या है, अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, हीलियम के नाभिक को ही तो अल्फा बोलते हैं, है कि ना। तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 4 AMU। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। इन्हीं कणों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 कणों के अलावा बहुत ही रेयर चांस है कि कभी कोई दूसरा कण आएगा या नहीं के बराबर, समझो। ये 5 कण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो मैंने AMU में बताया। अगर मैं इसका द्रव्यमान किस में बताऊँ, एग्जैक्ट बताऊँ, तो इसका द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻31 kg। इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻27 kg, हाँ कि ना। इसका भी उतना ही हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन के बराबर। इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 2 गुणित ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। और इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अल्फा कण का सॉरी द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 4 गुणित ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ आया क्या, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, अब इसका आपको द्रव्यमान पता है, इसका सबका आवेश भी आपको पता होना चाहिए, आवेश भी पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश मान के चलो E है, E बराबर आपको पता है 1.6 × 10⁻20 कूलम होता है, E है। तो प्रोटॉन का क्या होता है, तो इस प्रोटॉन का द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, E ही होता है। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, इसका आवेश भी इलेक्ट्रॉन के आवेश जैसा होता है, E होता है। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, 0 होता है। ड्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, ड्यूट्रॉन में क्या होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, मतलब एक ही आवेश होता है, 1E होता है। और अल्फा कण में क्या है, देखो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन, तो 2E के बराबर होता है। तो ये आवेश आपको याद रखना है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, इन 5 कणों के बारे में आपको ध्यान रखना है। इन्हीं सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या आप लोगों को। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से कैसे प्रश्न बनता है, एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, यहाँ से कैसा प्रश्न बन सकता है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं।